हाय दिस इज़ गौरव हेयर वेलकम टू डिफेंस पोस्ट। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाजनपदास इन मौर्यन एम्पायर को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुद्धिज़्म को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर को। सो इफ़ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, CAPF, ND और FCAT, you guys can prefer this series and I have covered all the relevant material important for our exam point of view। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं महाजनपदास कैसे राइज हुए, कैसे मगधा राइज हुआ, क्या फीचर्स थे मौर्यन एम्पायर के। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमने देखा था कि लोगों ने अपने गांव बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जब काफ़ी सारे गांव मिल जाते थे तो फाइनली एक विश की फॉर्मेशन करते थे। ठीक उसी तरह जब काफ़ी सारे विश मिल जाते थे तो एक जना की फॉर्मेशन करते थे एंड जब बहुत सारे जनाज मिल जाते थे तो एक बड़े महाजनपद की फॉर्मेशन होती थी। अब महाजनपद का हमें पहली बार मेंशन मिलता है बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुतारा निकाय के अंदर। यहाँ पे 16 महाजनपद राज का जिक्र किया गया है, जिसके अंदर लेटर पीरियड में आते आते सिर्फ 4 ही जो महाजनपद होते हैं, किंगडम होते हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं, जिनमें पहला होता है वत्सा, अवंती, मगधा एंड कोसला। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो अवंती अगर हमारा आज का जो करंट डे मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे अवंती किंगडम होता था। उसके अलावा जो वत्सा हो गया, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे हमारा वत्सा किंगडम होता था। फिर कोशाला हो गया एंड ये हमारा मगधा हो गया। अब मगधा के पीछे जो राइज है, इसके पीछे इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी किंगडम को राइज करने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए एक स्टैंडिंग आर्मी की ज़रूरत होती है और उस आर्मी के लिए वेपनरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ पे जो उनके वेपन्स होते थे, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए मगधा के अंदर आयरन के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। एंड दूसरा कि यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी और फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर पाई, जिस वजह से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उससे स्टेट की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाई और वो एक बड़ी आर्मी को ईजिली अफोर्ड कर पाते थे। इस वजह से मगधा का राइज जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। नाउ समझते हैं कि मगधा के अंदर की किस किस डायनेस्टी ने किस पीरियड में रूल किया। अब जो मगधा के ऊपर पहली डायनेस्टी रूल करती है वो होती है हर्यंका डायनेस्टी। बिंबिसार इसके पहले किंग होते हैं जो मगधा को फाउंड करते हैं। ये अपनी राजगृह को अपनी कैपिटल बनाते हैं, उसके बाद में ये अपनी आर्मी बनाते हैं, ठीक है, और इस वजह से उनको सेनिया भी बोला जाता था। फिर इनका जो सन आता है अजातशत्रु होता है, जो कोसाला को, वैशाली को एनेक्स कर लेते हैं मगधा के अंदर ही। फिर वहाँ से अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करते हैं पाटलिपुत्र के अंदर और इस वजह से जो मगधा का जो राइज है वो स्टार्ट होता है। अब अजातशत्रु से ये ध्यान रखना कि ये दोनों ही जो है बुद्धा के कंटेम्प्रोरी हैं। कौन कौन हो गया? एक तो बिंबिसार हो गए, एक अजातशत्रु हो गए। और अजातशत्रु ने बुद्धा की पहली काउंसिल करवाई थी कहाँ पे? राजगृह के अंदर। फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म राजगृह के अंदर हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस कौन था? महाकसप्पा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। उसके बाद आती है नाग डायनेस्टी, जिसके जो फाउंडर होते हैं शिशुनागा होते हैं एंड उनका सन होता है कालाशोक। अब कालाशोका ने बुद्धिज्म की सेकंड काउंसलिंग करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी? वैशाली के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस होते हैं वो कौन होते हैं? सबकमी। ना ये अवंती को एनेक्स कर लेते हैं मगधा के अंदर ना। उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी, जिसके जो किंग होते हैं महापद्मभम होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका सन आता है धनानंद। इस पीरियड में मिलिट्री जो होती है वो अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है और अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ में अपना एक्सपीडिशन लेकर झेलम के पास पहुंचते हैं। अब झेलम रिवर के पास में पोरस का एक छोटा सा किंगडम होता है। अब पोरस उनको काफ़ी हैवीली रेजिस्टेंट करता है, जहाँ पे उनका बैटल ऑफ हेदेस्पीस होता है। लेकिन अलेक्जेंडर जो होता है डिसिसिव नहीं रहती ये फाइट और उन्हीं को ही वापस से रिइंस्टेट कर देता है पावर के अंदर ही। किसको? पोरस को। और वहाँ से बेबीलोन के लिए लेफ्ट कर जाते हैं। नाउ इस वजह से मगधा जो होता है वो अनइम्पैक्टेड रह जाता है और यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है यूरोपियंस का इंडियन के साथ में।
अब जाहिर सी बात है, जब यूरोपियन इंडियंस के साथ में उनका जो पहला कांटेक्ट होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूरोपियन इंडियन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो इंडियन जो है वो यूरोपियन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं उनको, वो होती है गांधार आर्ट ऑफ स्कूल। अब गांधार आर्ट ऑफ स्कूल में एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो स्टोन यूज़ होते हैं ना, वो सैंड स्टोन यूज़ होते हैं। जो भी यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह बनते हैं, उनके अंदर यहाँ पे जो स्टोन होते हैं वो सैंड स्टोन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो यूरोपियंस होते हैं वो इंडिया के अंदर हेलेनिस्टिक आर्ट ऑफ स्कूल इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब स्टार्ट होता है मौर्यन एम्पायर। सही, अगर टाइम की बात करें तो 326 के आसपास ये पीरियड होता है जब मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। और यहाँ के जो पहले किंग होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब किसकी हेल्प से? ये चाणक्य की हेल्प से जो होते हैं वो नंदा को डीथ्रोन कर लेते हैं और मौर्यन एम्पायर की नींव रखते हैं। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में कहाँ से पढ़ने को मिलता है, तो मुद्रा राक्षस हो गया बाय विशाख दत्ता, ये राइटर हैं, ये उनकी बुक है। इंडिका हो गई मेगस्थनीज की। अंगुत्तरा निकाय हो गया, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गया, फिर अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य के द्वारा, कादम्बरी हो गया बाण भट्टा के द्वारा। ठीक है, ये ऐसे बुक्स थी जहाँ पे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब जो चंद्रगुप्त होते हैं ना, वो जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमने बुद्धिज़्म में डिस्कस भी किया था जैनिज़्म के अंदर कि वो जो होते हैं भद्रबाहु के साथ में साउथ की ओर चले जाते हैं ड्यू टू एक फेमाइन आता है बंगाल के अंदर। अब ही डिफेटेड सेल्यूकस निकेटर इन 305 बिफोर क्राइस्ट। ये सेल्यूकस निकेटर जो होते हैं ना, ये अलेक्जेंडर के ही एक सेनापति होते हैं। ही बिल्ट अ वास्ट एम्पायर इंक्लूडेड बिहार, ओडिशा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मतलब इनका जो एम्पायर होता है वो इंडिया का सबसे पहला बड़ा किंगडम होता है जो इस लेवल तक एक्सपेंड कर पाता है। उसके बाद में जो बिंदुसार आते हैं, इनके सन होते हैं, जो अशोका आते हैं, वो उसको और ज़्यादा लेवल पर एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो तमिलनाडु है और केरला जो होते हैं, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट हो गए, ये कभी भी मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं आते। अब उनके जो सन होते हैं बिंदुसारा, ये फॉलोवर होते हैं अजीविका सेक्ट के। और अजीविका सेक्ट कौन से रिलीजन का है? जैनिज्म का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था जमाली के द्वारा। नहीं, ये बनाया गया था मकाली गोसाला के द्वारा। ठीक है, इनको अमित्रोक्रेट्स भी बोला जाता था। ठीक है, अब इनके रूल के अंदर जो होता है पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर आ जाता है। उसके बाद जब अशोका आते हैं तो वो उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। नाउ देखते हैं अशोका को। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल द टाइम्स। ऐसा क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि इनके रूल के अंदर हमारा जो एक्सपेंशन था, इंडिया का जो एक्सपेंशन था, वो अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है, बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान पूरा हो गया, और ये पर्शिया वाला जो पार्ट है, ईरान करंट डे में इसको बोलते हैं हम, ये भी पूरा इंडिया के अंदर आ गया था। यानी कि मौर्यन एम्पायर के अंदर ये पूरा कवर था। लेकिन तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, क्यों? यहाँ पे चोला और चालुक्याज की वजह से ये जो एम्पायर था ये इन्होंने एक्वायर नहीं किया, क्योंकि इनके जो रिलेशन थे, मौर्यंस के जो रिलेशन थे चालुक्य के साथ में, वो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस होते थे। दूसरा, अगर हम करंट डे बांग्लादेश की बात करें तो ये भी पूरा मौर्यन एम्पायर के अंदर आता था। फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते थे वो मौर्यन एम्पायर के अंदर नहीं आते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो टेरिटरी थी वो मौर्यन एम्पायर के अंदर आती थी। अब अशोका के कुछ नाम्स हैं, जैसे बुद्ध शाक्य हो गया इनका मस्की एडिक्ट के अंदर, धर्म अशोका हो गया इनका सारनाथ इंस्क्रिप्शन के अंदर, देवम पीएम हो गया इनका, एंड पियादसी हो गया। ये कुछ नाम थे जिन्होंने खुद अपने जो एडिक्ट्स वगैरह होते थे उन पे प्रिंट करवाए थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखना उनके। कलिंगा वॉर के बाद में जब फाइनली ही रियलाइज़ कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस किए। ये चेंजेस कैसे थे कि इन्होंने लैंड एक्विजिशन की बजाय आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन पे ध्यान दिया। कि इस्टेब्लिश धर्मशालाज, हॉस्पिटल, सराइज वगैरह हो गए, इन्होंने अपने किंगडम के अंदर बनवाए थे। ठीक है, इसके साथ साथ ही इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, मैकेडोनिया हो गया, सैनिक या आज के करंट डे में लीबिया है इसको बोलते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग किए। ही अपॉइंटेड धर्म महामाताज, ये मिशनरीज होते थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी डॉटर और अपने सन को भी श्रीलंका में एज ए मिशनरी भेजा था। ठीक है,
फिर आता है द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर अशोक राइन। अब अशोका के बाद में जो भी इनके रूलर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते और उनको असैसिनेट किया जाता है। अब रिदरत आते हैं उनके बाद में जिनको असैसिनेट कर दिया जाता है बाय कमांडर, उनकी उन्हीं के कमांडर के द्वारा जिनका नाम होता है पुष्यमित्र शुंगा। एंड अशोका ही एक ऐसे ऐसे किंग होते हैं जो लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये क्या चीज़ें होती, देखो इंस्क्रिप्शन हो गए, एडिक्ट्स हो गए, रॉक एडिक्ट्स हो गए, पिलर एडिक्ट्स हो गए, ये वो चीज़ें होती थी जो वो जगह जगह पे लगवाते थे ताकि लोगों को अपना जो संदेश होता था वो अपने उन तक कन्वे कर सके, उनका जो कंसेप्ट होता था धर्मा को लेकर के वो उन लोगों तक पहुंचा सके। अब कलिंगा वॉर के बाद में वो काफ़ी जब ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस किए। कैसे चेंजेस कि उन्होंने ये बोला कि लैंड एक्विजिशन की बजाय उन्होंने लैंड एक्विजिशन की बजाय आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन पे ध्यान दिया। ठीक है, और ये कैसे किया उन्होंने बहुत सारे जो है पिलर एडिक्ट्स हो गए, मेजर रॉक एडिक्ट्स हो गए, माइनर रॉक एडिक्ट्स हो गए, ये 5 टाइप के एडिक्ट्स होते थे जो उन्होंने बनवाए। ठीक है, अब उन पे क्या करवाते थे, उन पे ही अपना संदेश लिखवाते थे। ठीक है, और वो जगह जगह पे लगवाते थे। तो ये कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे हमें इनके एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिस वजह से हम कंसिडर करते हैं कि जो इनका पूरा जो किंगडम था वो यहाँ तक भी फैला हुआ था। नाउ अब इनकी जो इंस्क्रिप्शन होती थी, इनके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मागधी होती थी। ठीक है, अब याद ध्यान रखना कि मागधी जो है वो प्राकृत का ही एक पार्ट है। तो प्राकृत लैंग्वेज का जो मतलब है ना वो ये एक तरह की अम्ब्रेला लैंग्वेज है जिसके अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, पाली हो गई, मागधी हो गई, अर्ध मागधी हो गई, ये सारी ही प्राकृत का पार्ट है। और इनके पीछे जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट थे कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे इन्होंने खरफ्टी स्क्रिप्ट भी यूज़ की थी। और जो अफ़गानिस्तान वाला पार्ट है वहाँ पे जो इनकी जो एडिक्ट्स होते थे उनके अंदर अरमाइक लैंग्वेज यूज़ होते थे। ठीक है, अब अशोका का जो धर्मा था, इनके जो कुछ कंसेप्ट थे धर्मा को लेकर के और उनके जो कोर प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था नॉन वायलेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट्स। ठीक है, एंड इट इंक्लूड द स्टेट कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, तो ये इनके कुछ धर्मा को लेकर के इनके कुछ कॉन्सेप्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर अपने जो संदेश होते थे वो इन्हीं के ऊपर ये लिखवाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा पार्लियामेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इस टाइम पे और वहाँ पे हमने नेशनल एम्बलम लगाया हुआ है जो सारनाथ पिलर से लिया गया था। अब डिस्कस करते हैं कि इनकी पॉलिटी कैसी थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हाईली सेंट्रलाइज होता था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो पावर थी वो सारी किंग के पास ही होती थी। एंड उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी जिसको अस्ट्रोनॉमी बोला जाता था। इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और अगर हम उनको करंट डे के सिनेरियो में कंपेयर करें तो उसको मंत्री परिषद जो आज के टाइम पे होता है वो भी उनको बोला जाता था। ठीक है, अब इस काउंसिल को हेड करते थे मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते थे। ठीक है, जिसको अगर हम आज के करंट डे में प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं। अब इनके मिनिस्टर्स की भी एक रैंकिंग होती थी, पहले आते थे अमात्यास, फिर आते थे महामात्यास, फिर आते थे अध्यक्षा एंड तीर्थास। इसके साथ इनके कुछ जो ऑफिशियल्स होते थे जैसे युक्ताज हो गए, रजुकाज हो गए, संस्थाध्यक्ष हो गए। अब युक्ताज क्या करते थे, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते थे रिस्पॉन्सिबल फॉर किंग्स रेवेन्यू के लिए। ठीक है, रजुकाज होते थे वो क्या करते थे, वो लैंड मेजरमेंट हो गया, उनको टैक्स वगैरह के लिए जो भी उनका लैंड मेजरमेंट होता था कि कितने लैंड पे कितना टैक्स लगेगा वो कौन डिसाइड करते थे, रजुकाज डिसाइड करते थे। फिर आते थे संस्था अध्यक्षा, ये कौन होते थे, ये जो कॉइन वगैरह को जो मिंट करते थे उस पर्टिकुलर जो चीज़ के लिए जो अध्यक्ष होते थे उनको संस्था अध्यक्ष बोला जाता था। फिर आते थे संस्था अध्यक्ष, ये सुपरिटेंडेंट होते थे मार्केट्स के। ठीक है, उसके बाद आते थे व्यापारिका महामाता, ये होते थे जुडिशियरी ऑफिसर्स। उसके बाद आते थे सिटी सुपरिटेंडेंट जिनको नगरक भी बोला जाता था। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके चांसेस काफ़ी कम है आने के, लेकिन इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस सीडीएस में, सीआरपीएफ में डेफिनेटली आता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या होता था, एक ब्यूरोक्रेसी का भी टेस्ट होता था जिसको उपोधा टेस्ट बोला जाता है, जो अगर हम आज के करंट डे में ऑब्जर्व करें या कंपेयर करें तो यूपीएससी सिविल सर्विस जैसा एक टेस्ट होता था।
ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ कंपेरेटिव चीज़ें डाली हैं, जैसे परदेशी का हो गया, ठीक है। ये अब इनकी जो ग्राम लेवल पे ऑटोनॉमी होती थी, ठीक है, जैसे आज हमारी पंचायत में होती है। फिर परदेशी का अगर हम करंट डे में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम जिसको बोलते हैं, या प्रोविंशियल गवर्नर जिसको बोल सकते हैं, वो परदेशी का उनको बोला जाता था। स्थानिका होते थे, जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, उनको स्थानिका बोला जाता था। इनको बाली का अध्यक्ष भी बोला जाता था, ठीक है। और ये परदेशिका के नीचे काम करते थे। उसके अलावा यहाँ पे जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता था, उसका जो चीफ होता था, का नाम उसको बोला जाता था समर्था, ठीक है। और इसको अगर कंपेयर करें तो आईएएस ऑफिसर से इसको ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इनकी मिलिट्री की। ह्यूज आर्मी होती थी और इन्होंने नेवी भी बनवाई थी, ठीक है। इन्फेंट्री, कावलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स इनकी आर्मी में इंक्लूडेड होते थे। अब इन्होंने ये ऐसे पहले एम्पायर थे जिन्होंने एलिफेंट स्टार्ट किए। हम बात कर रहे हैं मौर्यंस की, ठीक है। अब इनके जो कमांडर इन चीफ होते थे वो पूरी मिलिट्री के, उनको सेनापति बोला जाता था, और वो किसके द्वारा, किंग के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट मिलता था। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्पाई सिस्टम भी होता था, ठीक है, जिसको हम एस्पानाइज बोलते हैं। अब इन स्पाइस को यहाँ पे गुड पुरुष बोला जाता था, ठीक है। हर एक टर्म को ध्यान रखना, क्योंकि टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और टर्म पे ही क्वेश्चंस आते हैं। फिर आते थे संस्थान। ये जो गुड पुरुष होते थे, जो स्पाई होते थे, ये एक जगह पे फिक्स होते थे। जैसे मान लो कि कोई शॉप वाला हो गया, उसी को ही बना दिया, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे अपना काम करते थे। वो अपना जो एक्स्ट्रा काम होते थे वो भी करते थे, साथ साथ में जो स्पाई का काम भी करते थे। फिर होते थे एक संचारी, जो जगह जगह पे किसी, मतलब किसी का पीछा करना हो गया, या जगह जगह पे मूव करते रहते थे कि कहाँ पे कोई गलत हो रहा है तो उसको पकड़ लिया, या ऐसी जो चीज़ें होती थी जो घूमते रहते थे, उनको संचारी बोलते थे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक कंसेप्ट और देखने को मिलता है विष कन्यास का, ठीक है, जिसको पॉइजनस गर्ल हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो आर्मी होती थी, उनको जो पेमेंट की जाती थी वो कैश में की जाती थी, और जो वैल्यू यूज़ होती थी, जो कॉइन यूज़ होता था, उसको पन्ना बोला जाता था। नाउ डिस्कस करते हैं इनकी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी, मगधा जैसे किंगडम की इकोनॉमी की हम बात करें तो मगधा के अंदर एग्रीकल्चर, लैंड और ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, जिसकी वजह से जो स्टेट की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लेवल तक ग्रो कर पाई, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी जो इकोनॉमी थी, स्टेट की इकोनॉमी के पीछे जो मेन रीज़न था वो था इनका टैक्स सिस्टम, जो होता था 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब फर्टाइल लैंड थी तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था, और जब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो उस पर टैक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टेट की इकोनॉमी काफ़ी लेवल तक ग्रो कर पाई। अब आयरन का यूज़ होता था, ठीक है। अब आयरन का जो यूज़ होता था, जिस वजह से जो एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे वो भी अच्छे से बन पाते थे, ठीक है। अब जब वो इक्विपमेंट अच्छे होंगे उनके पास में, तो एग्रीकल्चर और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। तो काफ़ी जो रिसोर्सेज थे, उस वजह से मगधा की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पुश हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता था पंच मार्क कॉइन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। अब ये सिल्वर से बने होते थे, ठीक है, इतना ध्यान रखना, और ये एज अ कॉइन यूज होते थे मार्केट में। ना कॉपर के कॉइन्स भी यहाँ पे देखने को मिलते थे, ठीक है, लेकिन गोल्ड कॉइन का कोई कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड कॉइन होते थे वो जनरली, कुछ जो कॉइन होते थे वो एज अ वैल्यू, एज अ कमोडिटी यूज नहीं होते थे। उसके अलावा जो टैक्स सिस्टम होता था वो भी कई पार्ट में डिवाइडेड था, जैसे भागा हो गया, कर हो गया, पढ़ने हो गया, रज्जू हो गया। तो ये जो रज्जू होता था ये जनरली लैंड से आता था, ठीक है, और ये जो कर हो गया ये आता था ट्रेड से, ठीक है। अब जो करेंसी यहाँ पे यूज़ होती थी उसको जनरली पर्ण बोला जाता था, ठीक है। और कुछ जो कॉइन होते थे कॉपर के, उनको कांकनी बोला जाता था। सिल्वर के कुछ कॉइन होते थे उनको मसकी बोला जाता था, एंड गोल्ड के जो कॉइन होते थे उनको सुवर्ण बोला जाता था। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कॉइन होते थे ना, ये एज ए कमोडिटी ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं होते थे, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ कॉइन, एज ए वैल्यू यूज़ होते थे, नॉट एज ए एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। अब जो क्राउन लैंड होती थी उसको यहाँ पे सीता बोला जाता था, ठीक है। ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स होते थे वो मर्चेंट्स के होते थे एंड आर्टिसंस के होते थे। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो ट्रेड था और जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा लेवल तक ग्रो कर पाई थी। उसके अलावा एक यहाँ पे टर्म है कि जो मर्चेंट्स के लिए जो स्ट्रीट होता था उसके लिए उनको वैसा बोला जाता था, ठीक है। पंचमार्क कॉइन्स फॉर यूज एज अ वैल्यू, और जो रिच पीजेंट्स होते थे उनको गृहपति बोला जाता था।
ठीक है। बालिसा अध्यक्ष हमने देखा था, ये जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको बालिसा अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है। अब ये जो टैक्स लगता था ये सिर्फ पीजेंट्स पे लगता था एंड वैश्यास पे ही लगता था सिर्फ। नाउ डिस्कस करते हैं इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना। अब जो लायन कैपिटल है ये हमें कहाँ मिलता है, सारनाथ के अंदर। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड तक हमने देखा था कि जो ग्रेवेयर पोर्ट्री थी वो काफ़ी फेमस थी, लेकिन यहाँ तक आते आते ब्लैक पॉलिश जो पोर्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो चुकी थी। ठीक है। अब हमने देखा था कि जो ग्रीक्स थे वो इंडिया में आए थे अलेक्जेंडर के साथ में। ठीक है। वहाँ से हमें क्या हुआ कि उनकी जो आर्ट थी जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते थे वो यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब मौर्यंस ने उत्तर पथ बनवाया था, ये कहाँ से होता था, ये बंगाल से लेकर के पाकिस्तान तक एक पूरी रोड थी जिसको आज हम जीटी रोड भी बोलते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड भी बोलते हैं, ये मौर्याज ने बनवाई थी। उसके अलावा जो लोमस ऋषि केव है ये बोध गया के अंदर है। ठीक है। तो ये भी उनके द्वारा बनवाई गई थी। ये जो केव है ना, ये ध्यान रखना कि रॉक कट केव के अंदर आती है। ठीक है। मतलब पत्थर को काट के बनाया गया है ये। ठीक है। उसके अलावा जो ये सांची का स्तूप हो गया, ठीक है, या पिपरवा स्तूपा हो गया, ये कहाँ कहाँ पे है। सांची का स्तूपा भी इन्होंने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया, ये अशोका ने बनवाया था। ठीक है। ये अशोका ने इसलिए बनवाया क्योंकि अशोका जो होते थे वो बुद्धिज़्म को बहुत डिवोटली फॉलो करते थे। तो ये मध्य प्रदेश में है। पिपरवा स्तूपा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ये काफ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। ठीक है। अब देखो ये होते थे एडिक्ट्स, इनको रॉक एडिक्ट्स बोलते थे। इनके ऊपर जो पत्थर होते थे उनके ऊपर ये अपना मैसेज लिखवाते थे ताकि वो जो आम लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर सकें। अब ये है आयरन पिलर का एक पार्ट। ठीक है। जिसके ऊपर ये पूरा लाइन रखा हुआ है। ठीक है। ये हो गया इसका अपोजिट जो फ्लावर होता है हमारा कमल का फूल, ये इसके ऊपर अपोजिट होता है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बल्ज। ठीक है। ये जो पूरा कंसेप्ट है इस आयरन पिलर का, ये कंसेप्ट जनरली पर्शियन कल्चर के अंदर देखा जाता था। ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो पिलर होते थे वो एकदम सिंपल पिलर की तरह यूज़ होते थे और जो उनका शेप होती थी वो पूरी यूनिफॉर्म होती थी ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है। लेकिन अशोका ने यहाँ पे अपने कुछ जो मॉडिफिकेशंस थे वो करवाए थे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बल्ज देखने को मिलता है और उसके ऊपर ये जो कमल का फूल है ये इसके अपोजिट होता है, उल्टा रखा होता है, फिर उसके ऊपर एक लायन का स्टैचू होता है। ठीक है। और हमने ये अपने पार्लियामेंट पे भी इंस्टॉल किया हुआ है। नाउ वीडियो को करते हैं एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को। इसके बाद में 3 वीडियोस और होंगे और हम हमारी जो एंशंट हिस्ट्री है वो पूरी कवर कर चुके होंगे। तो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय।